तो बेटा जब ये इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंड करेगा, क्या है किस पे डिपेंड करेगा सब बताते हैं, अभी सिर्फ ये याद कर लो, आई एन से इंडिपेंडेंट याद कर लो। अब मैं आपको यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ठीक है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड्स, ठीक है, अब वो वाली बात आ गई, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ a substance is called extensive properties, ठीक है बेटा। इसकी भी डेफिनेशन लिख दूं फिर समझाता हूं। those properties of a system which are independent on, यही वाली बात इंडिपेंडेंट यहां पर आई है, on amount of substance is called intensive प्रॉपर्टीज। पहले इसी को पढ़ते हैं बेटा। कह रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टीज सिस्टम की, ठीक है, किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड किस पे करे बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझाता हूं मैं, एग्जाम्पल्स देकर क्लियर हो जाएगा आपके पास। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अगर हम अमाउंट को चेंज करें तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं भाई मान लेते हैं कि एक चेयर है कितने किलोग्राम की, 10 किलोग्राम की, तो आपसे पूछूंगा मैं 2 चेयर्स कितने किलोग्राम की होंगी, तो आप कहेंगे 20 किलोग्राम। 3 चेयर्स कितने किलोग्राम की होंगी भाई, 30 किलोग्राम। ये चीज क्या है बेटा, इसका मास है, क्या है भाई, मास। तो आप क्या ये कह सकते हो कि बेटा कि भाई मास चेंज हो रहा है जब हम क्वांटिटी ऑफ चेयर्स को चेंज कर रहे हैं, है ना भाई। अगर एक थी तो 10 था, 2 गई तो 20 हो गया, 3 हो गई तो 30 हो गया। यानी अगर आप अमाउंट को चेंज करोगे तो मास क्या होगा, चेंज होगा। इट मीन्स के मास डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को चेंज करोगे तो क्या होगा कि मास चेंज होगा, इसलिए मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए। इसी तरह से बेटा वेट भी होगा। एक चेयर का वेट 10 न्यूटन है, 2 का कितना हो जाएगा 20, 3 का कितना हो जाएगा 30। समझ में आ रही है बात। वेट बाय चेंजिंग अमाउंट क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो वेट भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक और एग्जांपल, तो वॉल्यूम। वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वॉल्यूम जाहिर सी बात है, अगर मैं कह रहा हूं एक बुक इतनी जगह घेर रही है तो 2 बुक्स इससे ज्यादा जगह, डबल जगह घेरेंगी, 3 बुक्स 3 टाइम्स घेरेंगी, 4 बुक्स 4 टाइम्स घेरेंगी। यानी कि जगह घेरना, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर। कम अमाउंट होगा जगह कम घेरेगी, ज्यादा अमाउंट होगा जगह ज्यादा घेरेगी। ठीक है, ये तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हो गई। अब इस पर आते हैं, बिल्कुल इसका उलट कर दो। ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की जो कि इंडिपेंडेंट हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। यानी अमाउंट आप चेंज कर दो, अभी यहां चेंज करने से मास चेंज हो रहा था, वेट चेंज हो रहा था, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर अमाउंट चेंज करोगे तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं भाई, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक गिलास पानी लें और 10 लीटर एक जगह पानी ले लें। 10 लीटर एक जगह ले लिया और एक जगह क्या ले लिया, एक गिलास पानी। बेटा दोनों को आप क्या करें, बॉईल करें।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस टेम्परेचर पर जाकर बॉयल हो जाएगा, किस टेम्परेचर पर जाकर ये बॉयल होगा, 1 गिलास या 10 लीटर, तो बेटा आप कहेंगे कि 100 डिग्री पर ही बॉयल होगा, चाहे आप 1 गिलास ले लो चाहे आप 10 लीटर ले लो। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो 1 गिलास पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, टाइम कम लेगा, और 10 लीटर पानी जो है वो देर से गर्म होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। लेकिन बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का? जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री। हम ये नहीं कहते कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 ग्लास ऑफ वाटर। क्वांटिटी की बात करते ही नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, हम सिर्फ जो है चीज़ की, किस चीज़ के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम उसकी बात करते हैं, हम क्वांटिटी की बात नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर मैं यहाँ लिखूँ इसकी पहली एग्जाम्पल दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत ज़्यादा हो, वो आपके पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका सिमिलर ही रहेगा। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट भी कहूँ, बेटा इन दोनों को आप जमा दो तो दोनों फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का क्या होगा, 0 डिग्री होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा ऐसे ही होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो बेटा जब पॉइंट किसी भी चीज़ के साथ लग जाता है तो वो एक्चुअली टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर डजंट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर यानी पॉइंट जितने भी होते हैं, किसी भी चीज़ का खास टेम्परेचर अगर आप रखना चाहो तो वो वैसा ही रहेगा। जैसे हमारी बॉडी, बेटा बॉडी, किसी भी इंसानी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 98.5 डिग्री होता है। अब वो चाहे हम हो, 98.5 फ़ारेनहाइट होता है। अब वो चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, छोटा बच्चा नहीं मतलब कोई जो है 40 किलोग्राम का बच्चा हो, आदमी हो या कोई भी हो, इंसान हो, या वो 100 किलोग्राम का हो, दोनों का बेटा बॉडी टेम्परेचर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह आ गए। चलिए बल्कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कि डेंसिटी बराबर होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम के। तो अगर मैं बच्चों से आपसे सवाल करूं तो आप यही कहेंगे बेटा डेंसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मास नज़र आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। समझ में आ गई बात? डेंसिटी बेटा मास अपॉन वॉल्यूम तो है, लेकिन ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। कैसे आती है, मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं। भाई मान लो एक वुड का पीस है मेरे पास इतना, ठीक है, इसका जो मास है ना बेटा वो है 10 ग्राम, और इसका जो वॉल्यूम है ना वो है 2। ठीक है, इसका मास 10 ग्राम है और वॉल्यूम 2 dm³ है। मान लेते हैं बेटा, कोई ऐसा वो नहीं है। मास अपॉन वॉल्यूम यानी डेंसिटी निकाल रहा हूँ बेटा, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। समझ में आ गई बात? 10 ग्राम का था, 2 dm³ इसका वॉल्यूम था, डेंसिटी कितनी आई, 5 ग्राम पर dm³ में आएगी। वो खैर हमें कैलकुलेट ऐसे नहीं करनी, समझा रहा हूँ। अब इस वुड के पीस को मान लो मैंने बिल्कुल सेंटर से हाफ कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बेटा इसका मास चेंज होकर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि हाफ किया है, टोटल 10 था, हाफ कितना होगा 5, और इसका वॉल्यूम बेटा 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1। तो अगर अब आप डेंसिटी निकालें तो कितनी आएगी, अभी भी 5 आएगी। मास चेंज हुआ लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी बेटा, मास के साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज हो गया। मास के साथ साथ क्या चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। इस वजह से डेंसिटी इज एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास 2 और आ गए बेटा। एक और चीज है, एंट्रोपी का नाम आपकी बुक में यूज किया गया बेटा। वैसे एंट्रोपी आप लोग यूज करते हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स में, आप लोग इसका पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। एंट्रोपी है क्या, पहले तो ये समझते हैं बेटा। एंट्रोपी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसे हम कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ मैटर। मैटर का खराब होना क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। मैटर का खराब होना बेटा, दुनिया में पूरी कायनात में हर मैटर खराब हो रहा है। ठीक है, हर चीज़ खराबी की तरफ जाती है, कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। जैसे आपके घर में चेयर्स होंगी, आपके घर में जो है बेड होगा, आपके घर में कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, तो आप ये देखते हैं कि वो टाइम के साथ साथ ख़राब होना शुरू हो जाता है।
इंसान टाइम के साथ साथ बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, इंसान की बॉडी भी ख़राब हो रही होती है। टेबल है, टेबल की वुड जो है वो साथ साथ टाइम के ख़राब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो साथ साथ जो है वक्त के साथ साथ ख़राब होना शुरू होते हैं। कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, सब के सब चीज़ें टाइम के साथ साथ ख़राब होती हैं। खाना जो हम खाते हैं वो भी बेटा क्या होता है, टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाता है। तो बेटा इस चीज़ को, जो डिसऑर्डर आता है ना, उसे हम कहते हैं एंट्रोपी। तो बेटा एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में बेटा फर्ज करें कि आपके पास एक चेयर है छोटी सी, ठीक है, और एक सोफा है। मैं आपसे कहूं कि बेटा बताइए कि 1 घंटे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, वैसे चलो 1 घंटा नहीं, 1 साल के अंदर किस चीज में, चेयर में या सोफा में, किस चीज के अंदर ज्यादा डिसऑर्डर आएगा? तो बेटा आपका मुझे जो उम्मीद है वो आपका जवाब यही होगा कि सोफा ज़्यादा ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इसके एटम ज़्यादा हैं, इसमें डिसऑर्डर ज़्यादा आएगा, हर एटम के अंदर डिसऑर्डर आएगा। मान लेते हैं इसके अंदर 1000 एटम्स हैं और इसके अंदर 50,000 एटम्स हैं, तो इसमें कितने एटम्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं? 1000। इसमें कितने में आ रही है बेटा? 50,000। तो आपसे पूछा जाए कि भाई डिसऑर्डर किस में ज्यादा आ रहा है? सोफा में आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके 50,000 एटम्स के अंदर डिसऑर्डर आ रहा है। तो अब मुझे बताइए कि भाई एंट्रोपी जो है क्या अमाउंट के चेंज करने से चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यहां पर अमाउंट कितना है? कम है, 1000 है। यहां कितना है? 50,000 है। तो अमाउंट को चेंज करा तो एंट्रोपी भी चेंज हो गई है, यानी कि एंट्रोपी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है, एंट्रोपी वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यूज पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहले तो देखो, ऐसे तो एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, आप लोगों को बुक भी रीडिंग करनी है, उसके अंदर भी एग्जांपल्स लिखी हुई होंगी। तो आपने अगर फर्ज करो कोई नई चीज आ जाती है, तो आप ऐसे ही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना एग्जांपल, जैसे मैंने एंट्रोपी को चेक करने के लिए भाई चेयर और सोफा ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ले लिया, इस तरह से आपने क्या करना है, उसको रिलेट करवाना है बेटा डिफरेंट अमाउंट से, और इस तरह से करके। तो आपने ये देखना है कि भाई कि अमाउंट के चेंज करने से वो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो इंटेंसिव है, अगर हो रही है तो एक्सटेंसिव है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में। सही है बेटा। तो ये एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज ये भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव नहीं है? तो आप एक्सटेंसिव ढूंढने नहीं लग जाना, आप इंटेंसिव ढूंढना, क्योंकि एक्सटेंसिव जो नहीं होगी वो कौन सी होगी? इंटेंसिव होगी। आपने सिर्फ ऑप्शंस में ये देखना है कि इंटेंसिव कौन सी है। अच्छा, हो सकता है इंटेंसिव में आपको बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तीनों दिए हुए हो और फोर्थ आंसर हो ऑल ऑफ दीज। तो ऐसा नहीं कि ए ऑप्शन देखें, बॉइलिंग पॉइंट नजर आ रहा आप टिक कर दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तीनों प्रॉपर्टीज हैं, तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। बेटा ये क्वेश्चंस कहलाते हैं BCQs, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, BCQs, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि तमाम आंसर सही होते हैं, आपने बेस्ट चूज करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है ऑप्शन में इंटेंसिव के, और फ्रीजिंग भी दिया हुआ है, मेल्टिंग भी दिया हुआ है, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो सबसे बेटर कौन सा बेटा? तीनों ही है ना, तो हम आंसर में क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो एमसीक्यूज को भी इस तरह से देखकर बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा था बेटा लेक्चर नंबर 5.4, जो कि फिलहाल यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अभी भी थर्मोडायनेमिकल टर्म्स खत्म नहीं हुए बेटा, 2-3 और हैं, देन फिर हम इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी और बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। इन तमाम डेफिनेशंस को बेटा आप लोग लर्न कर लें, ठीक है। तमाम डेफिनेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, टेस्ट जो अगला होगा उसमें भी आपसे पूछी जाएंगी, और ये आप लोगों के एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चंस दोनों आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से स्टडी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।